नमस्कार बच्चों। कक्षा 10 की विज्ञान की पुस्तक में ये हमारा पाठ 8 जीव जनन कैसे करते हैं ये हमारा चल रहा था। तो इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको निषेचन क्या होता है करके वो समझाया था, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको ये भी समझाया था कि लैंगिक जनन क्या होता है और आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन क्या होता है ये भी आपको बताया था। युग्मक निर्माण भी समझाया था कि जिसमें निषेचन से पहले जो एक लिंगी जीव होते हैं उन युग्मक निर्माण के समय उनकी जो गुणसूत्र होते हैं वो घटकर आधे रह जाते हैं और निषेचन के पश्चात जब युग्मनज बनता है तो वो जो गुणसूत्र होते हैं फिर द्विगुणित हो जाते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम जो है निषेचन या द्विनिषेचन या कह सकते हैं इसको हम पुष्प की जनन प्रक्रिया का वर्णन करना जानेंगे कि पुष्प की जनन प्रक्रिया किस प्रकार से होती है करके। जब पुष्प में जो है परागण प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, जैसे मैंने आपको परागण समझाया था पिछली वीडियोज़ में कि मादा पुष्प के जो टॉप भाग होता है वर्तिकाग्र, वहाँ पर परागकणों का जो परागकण पुंकेसर जो नर भाग होता है पुष्प का उसके टॉप भाग में होते हैं, वहाँ से जो है वो कीटों द्वारा, वायु द्वारा, जल द्वारा जो है वो कहाँ पे आ जाते हैं, स्त्री केसर के टॉप भाग वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। तो परागण के पश्चात जो प्रक्रिया होती है उसे हम निषेचन या द्विनिषेचन कहते हैं। वो क्या होती है उसको हम जानेंगे इस वीडियो में, ठीक है। उसको हम पुष्प की जनन प्रक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसको। फर्टिलाइजेशन, नर तथा मादा युग्मकों के संलयन को निषेचन कहते हैं। जब जो नर युग्मक हैं यानी कि जो नर के जो पुंकेसर से आए हुए जो परागकण होते हैं वो स्त्री केसर के टॉप भाग वर्तिकाग्र में बैठते हैं, तो वहाँ से जो है वो पराग नलिका के थ्रू जो है नीचे आते हैं और अंडाशय पे जाके मिलते हैं। तो वहाँ पर जो है मादा युग्मक पहले से ही उपस्थित होता है उसके अंदर। तो नर तथा मादा युग्मक के संलयन को, एक साथ मिक्स होने को हम कहते हैं निषेचन। तो युग्मक अगुणित होते हैं, जैसे मैंने आपको उसमें बताया था। अगुणित यानी कि उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, क्योंकि अलग अलग जीवों में गुणसूत्रों की संख्या अलग होती है। जैसे मानव में 46 होती, तो विभिन्न प्रकार की पौधों की जातियों में गुणसूत्रों की संख्या अलग होती है, तो वो आधी रह जाती है। और निषेचन के फलस्वरूप बने युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित हो जाती है, यानी कि फिर जो एक स्पीसीज में होनी चाहिए, जितनी होनी चाहिए उतनी ही वो वहाँ पर गुणसूत्र हो जाते हैं। युग्मनज से जो है भ्रूण का विकास होता है। युग्मनज जो है वो फिर विकसित होकर के भ्रूण का विकास करता है। परागण के फलस्वरूप परागकण अपनी ही जाति के वर्तिकाग्र पर अंकुरित होते हैं, यानी कि वहाँ पर पहुँचकर अंकुरित होंगे और वर्तिकाग्र से स्रावित तरल को अवशोषित करके परागकण जो है वो फूलने लगते हैं। जो वर्तिकाग्र पर जो तरल होगा उसको अवशोषित करके परागकण वहाँ पर थोड़ा फूलेंगे। अंतःचोल जनन छिद्र तथा बाह्य चोल को फाड़कर पराग नलिका के रूप में बाहर निकलती है। पराग नलिका में जनन केंद्रक तथा वर्धी केंद्रक होते हैं। जो पराग नलिका होती है जहाँ पर अंडाशय होता है उसमें जनन केंद्रक तथा वर्धी केंद्रक होते हैं। पराग नलिका में जो है जनन केंद्रक विभाजित होकर दो नर युग्मक बनाता है। पराग नलिका में ही जो अंदर की ओर आती है, अंडाशय की ओर आती है जो नलिका, वहाँ पर जो है जो जनन केंद्रक होगा वो दो युग्मकों में, नर युग्मकों में जो है बढ़ जाता है वहाँ पर पे, ठीक है। एक पराग नलिका किसी एक बीजांड में प्रायः बीजांड द्वार में प्रवेश करती है, ठीक है। तो जो पराग नलिका होगी वो बीजांड में जो है वहाँ पर बीजांड द्वार होता है जहाँ पर, वहाँ पर जो है प्रवेश करती है। पराग नलिका के शीर्ष से कुछ एंजाइम निकलते हैं जो इसे आगे बढ़ने तथा आवश्यकता पड़ने पर किसी ऊतक को भेदने में जो है सहायता करते हैं। बीजांड के अंदर उपस्थित तथा परिपक्व भ्रूणकोश में प्रवेश पाने के बाद पराग नलिका का शीर्ष गल जाता है, यानी कि जो पराग नलिका है जहाँ पर एक जो युग्मक है, नर युग्मक है, वो उसके साथ चलता है। तो वहाँ पर जो पहुँचने के पश्चात यानी कि जो भ्रूणकोश है मादा जनन अंग का, उस भ्रूणकोश के पास आने के बाद जो पराग नलिका जो शीर्ष होगा, टॉप लेयर होगी, वो गल जाएगी। दोनों नर युग्मक जो है भ्रूणकोश के जीवद्रव्य में मुक्त हो जाते हैं। जो दोनों नर युग्मक होंगे जो उस जो है पराग नलिका में होते हुए बीजांड यानी कि जो बीजांड में जहाँ पर प्रवेश करते हैं वो, वहाँ पर जो है उसके जीवित में जब मिक्स हो जाते हैं तो इनमें से जो है एक अंड कोशिका से संलयित होकर युग्मनज का निर्माण करता है। तो उनमें से जो एक नर युग्मक होगा वो जो अंड कोशिका होती है, मादा जनन अंग की जो अंड कोशिका होती है, उसके साथ संलयित होकर क्या करता है, युग्मनज का निर्माण करता है और युग्मनज जो है भ्रूण का निर्माण करता है। और जो दूसरा नर युग्मक होगा जो उसके साथ ही आया होता है, क्योंकि दो नर युग्मकों में बढ़ जाती है जहाँ पर दो केंद्रकों में, जहाँ पर
पराग नलिका। तो जो दूसरा नर युग्मक होता है वह द्वितीयक केंद्रक के साथ संयुग्मित होता है, यानी कि जब युग्मनज बन जाता है तो उसके चारों ओर से जो है उसके साथ संलयित हो जाता है और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है। जो प्राथमिक यानी जो पहले बना हुआ जो भ्रूणपोष है उसके अंदर वो जो है केंद्रक का जो निर्माण करेगा और युग्मनज जो होते हैं फिर द्विगुणित हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि द्वितीयक केंद्र जब उसके साथ वो मिक्स हो जाएगा तो फिर वो जो संख्या होगी गुणसूत्रों की वो दुगनी हो जाएगी। या जो होती है 2n में से जो है नर का n और मादा n, तो इस तरह से 2n हो जाएगी। तब भ्रूणपोष जो होता है उसके चारों ओर उसके सेंटर में जो केंद्रक होगा वो क्या हो जाएगा, त्रिगुणित हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर एक नर उनके साथ और मिक्स होता है जिसे हम 3n की संख्या से शो करते हैं। ठीक है, जिसमें नर एन होता है जो उसके बाहर लगा होता है, एक एन ये हो गया। द्वितीय केंद्रक में हमारे पास दो होते हैं, यानी कि एक नर होता है एक मादा एन जो है वो गुणसूत्र होते हैं। तो वो जो है द्वितीय केंद्रक में जुड़े होते हैं जिससे जो है भ्रूण का विकास होता है। और इस प्रकार से दो निषेचन होने के कारण ही आवर्त बीजों में यह क्रिया द्विनिषेचन कहलाती है। तो जो आवर्त बीज होते हैं जिनके बीजों के चारों ओर जो बीज जो है मतलब ढके रहते हैं किसी न किसी चीज़ से, ठीक है, या आवर्तों में ढके रहते हैं, तो उन्हें आवर्त बीज कहा जाता है। और जो बीज नग्न अवस्था में पाए जाते हैं जिनमें जो किसी के अंदर नहीं पाए जाएंगे, फलों के अंदर मतलब फलों के बाहर की तरफ को खुले रहते हैं, जैसे चीड़ के फलों में आपने देखा होगा, तो उन्हें अनावर्त बीज कहा जाता है। तो जो ये आवर्ती बीजी होते हैं इनमें इस प्रकार की द्विनिषेचन की जो प्रक्रिया दो बार निषेचन की जो प्रक्रिया होती है उसे ही कहे द्विनिषेचन कहा जाता है। क्योंकि एक बार जो है जो एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक मिलकर के जो है किसका निर्माण करते हैं, प्राथमिक भ्रूणपोष द्वितीय केंद्रक का प्राथमिक भ्रूणपोष का निर्माण करते हैं। और जो दूसरा नर युग्मक होता है वो द्वितीय केंद्रक के साथ मिक्स होकर के फिर जो है 3n यानी कि एक नर उसके बाहर से और केंद्रक में एक नर और मादा का पहले से जो संलयन हुआ होता है उसके चारों ओर से एक आवरण बनाता है। तो इस प्रकार से एक बार निषेचन हो गया, युग्मनज का जो है निर्माण हो जाता है नर और मादा कोशिका से। और दूसरी बार फिर किसका होगा, जो दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक के साथ संयुग्मित होता है। जो दूसरा केंद्रक बना होता है यानी कि जो उन दोनों को मिलकर बना होता है एन और एन से जो मिलकर बना होता है, इन दोनों को फिर वो निषेचित करता है। एक बार तो ये दोनों जो है संलयित होकर निषेचन प्रक्रिया अपना लेते हैं, एक मेल और एक फीमेल युग्मक। ठीक है, बाद में दूसरी बार फिर जो है जो दूसरे नर का जो द्वितीय केंद्र उसके साथ संयुक्त तो होकर के जो है फिर 3n का निर्माण करेगा। क्योंकि इसके साथ भी एक n है तो इस तरह से क्या है ये 3n का निर्माण करेगा। 2n तो इसके पास है ही, एक मेल एक फीमेल का, जो ये इसका है मेल का है m का है, तो ये इसके साथ मिक्स करके फिर ये ट्रिप्लॉइड जिसको हम कहते हैं त्रिगुणित जो है वो संख्या उसका निर्माण करता है। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रक्रिया को जो है हम द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जो पुष्पीय पौधों में जो पुष्प उत्पन्न करते हैं या जो बीज और फल उत्पन्न करते हैं, इन पौधों में जो है ये प्रक्रिया हो पाई जाती है। ठीक है।